दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम लोग पंचकर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 13 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका धूमपान। तो धूमपान के विषय में क्या बताया गया है? तो वमन उपरांत रोगी को सर्वप्रथम सुखोष्ण जल से मुख व हाथ पांव धुला करके 45 से 50 मिनट तक विश्राम कराएं। तो वमन के उपरांत क्या है? तो वमन उपरांत रोगी को सर्वप्रथम सुखोष्ण जल से मुख व हाथ पांव धुला करके 45 से 50 मिनट तक विश्राम कराएं। इस विधि के दौरान रोगी में लाल स्राव, उद्गार आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इनका निरीक्षण करते रहें। तदनंतर रोगी को यथानुकूल स्नेहिक धूमपान कराना है। धूमपान से कंठ में उत्कृष्ट कफ से उत्पन्न स्निग्धता, पेचीलता व उपलेप नष्ट हो जाते हैं। ये धूमपान के बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ कंठ मुख आदि स्रोतस की शुद्धि हो जाती है। तो कंठ मुख आदि जो स्रोतस है वह शुद्ध हो जाते हैं। फिर है धूमपान की विधि। तो सूखी हुई एरंड नाल ले करके उसे रात भर घृत में डुबा कर रख दें। सुबह इसे निकाल करके उसके सतह पर लगी घृत की परत को थोड़ा हटा दें। अब इसे प्रज्वलित करके उससे निकलने वाले धूम का पान करें। धूम नलिका का प्रयोग भी कर सकते हैं। 10 ग्राम जौ को रात भर घृत में भिगो करके रख दें। सुबह धूम नलिका में भर करके आग लगा करके धूमपान करें। तो ये जो है विधि बताया गया है। सावधानियां के विषय में बात करें तो सावधानी में बताया गया है कि धूमपान के दौरान धूम को मुंह से ही अंदर लेना है और मुख से ही बाहर निकालना है। नाक से बाहर नहीं निकालना। मुख से बाहर निकालने से कफ आदि मुख से बाहर निकलते हैं। और यदि नाक से धूम लेना चाहते हो तो पहले राइट से ले मुख से, फिर मुख से बाहर निकालें, फिर लेफ्ट से लिया, फिर से मुख से बाहर निकालें। ठीक है, तो ये जो है बताया गया। फिर विरेचन की कर्म की कामुकता। तो विरेचन कर्म की कामुकता क्या है? तो वमन एवं विरेचन द्रव्यों के गुण समान होने के कारण इनकी क्रिया पद्धति भी समान है। तो वमन एवं विरेचन द्रव्यों के गुण समान होने के कारण इनकी क्रिया पद्धति भी समान है। अंतर केवल इतना है कि वामक द्रव्य ऊर्ध्वमार्ग से दोष हरण करते हैं व विरेचक द्रव्य पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होने से अधोमार्ग से दोषों का हरण करते हैं। फिर विरेचन विधि बताया गया है। तो विरेचन विधि में क्या बोला गया है कि वमन कर्म पूर्ण करने के पश्चात संसर्गज क्रम पूर्ण करने के बाद रोगी को अभ्यंतर स्नेहपान शुरू करते हैं। तो वमन कर्म पूर्ण करने के पश्चात संसर्गज क्रम पूर्ण करने के बाद रोगी को अभ्यंतर स्नेह पान शुरू करना है। परंतु यदि विरेचन हम स्वतंत्र रूप से करा रहे हों तो सर्वप्रथम दीपन पाचन फिर स्नेहपान करें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के पश्चात बाह्य अभ्यंतर स्वेदन कराना है। ठीक है, तो सम्यक स्नेहन के लक्षण प्राप्त होने के पश्चात बाह्य व अभ्यंतर स्वेदन कराना है। इसमें बताया गया कि 9th, 10th, 11th स्नेहपान व 11th डे को सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो तब 12, 13 और 14 डे तक अभ्यंग स्वेदन करना है। नोट में बताया गया है कि वमन कर्म में स्नेहपान के दौरान सम्यक स्नेह लक्षण जिस दिन प्राप्त हुए हैं उसी दिन शाम से ही अभ्यंग स्वेदन कराना है। परंतु विरेचन कर्म में स्नेहपान के दौरान सम्यक स्नेह लक्षण जिस दिन प्राप्त हुए हैं उस दिन कुछ नहीं करना है। दूसरे दिन अभ्यंग स्वेदन कराने हैं और तीसरे दिन तक, परंतु सिर्फ सुबह एक बार, जबकि वमन कर्म में सुबह शाम अभ्यंग स्वेदन कराना है। तो ये बताया गया है। इस समय आहार हल्का और सुपाच्य हो, न ज़्यादा
कफवर्धक हो न पित्तवर्धक हो, जबकि वमन कर्म के समय कफवर्धक आहार का विधान है। अब 15th डे उसे विरेचन कल्प देना है जि, जिसका पहले वमन हो गया है। यदि हमें किसी रोगी का सिर्फ विरेचन कराना हो तो 3 दिन तक दीपन पाचन, 4th डे स्नेहपान 25 ml से शुरू करके 7 डे सम्यक लक्षण प्राप्त होने तक, फिर 8th 9th और 10th डे अभ्यंग स्वेदन करके 11th डे अपन क्या है विरेचन कल्प देंगे। जब भी हम वमन विरेचन आदि का प्रयोग कर रहे हों तब हमें फीमेल पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रख करके करना चाहिए, अर्थात इस दौरान वमन विरेचन आदि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए। एरंड तेल का उपयोग लगातार बहुत दिनों तक ही करना चाहिए, अधिकतम 3 से 5 दिन तक कर सकते हैं। तो एरंड तेल का उपयोग लगातार बहुत दिनों तक ही करना चाहिए, 3 से 5 दिन तक कर सकते हैं। फिर विरेचन कल्प, तो विरेचन कल्प बनाने के लिए अपने को छोटा हडरा चाहिए 20 ग्राम, अमलतास का गुदा 20 ग्राम, फलमज्जा, निशोथ 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, सम्यक सभी यवकुट, पानी 400 ml। इसमें धीमी आंच में पाक करने हैं बिना ढके। जब यह 100 ml तक रहे तो उसे उतार लें। यह कल्प सभी प्रकृति वालों को दे सकते हैं। सुरक्षित कल्प को मृदु कोष्ठी को भी दे सकते हैं। फिर विरेचन कल्प की मात्रा बताया है कि मृदु कोष्ठी में 100 ml विरेचन कल्प क्वाथ सुकोष्ण अपने को देना है। मध्यम कोष्ठी में 20 से 30 ml एरंड तेल व विरेचन कल्प 100 ml सुकोष्ण देना है। क्रूर कोष्ठी में 125 mg से 250 mg तक इच्छा भेदी रस सम्यक जल के साथ में देना है और विरेचन कल्प सामान्य देना है 100 ml। ये यहाँ पे बताया गया है। बोला गया है विरेचन कल्प सुखोष्ण होना चाहिए। जब इच्छा भेदी रस का प्रयोग कर रहे हो तो कल्प ज़्यादा गर्म न हो, अन्यथा यह कार्य नहीं करेगा, और बार बार गर्म जल का उपयोग भी ना करें। पहले कल्प यानी कि क्वाथ पिलाएं, फिर ऊपर से एरंड तेल या इच्छा भेदी रस दें। यदि कोई रोगी मृदु कोष्ठी है और त्वचा रोग से पीड़ित है तो उसमें विरेचन कराना है। विरेचन कल्प सुबह 9 बजे देना है। विरेचन कल्प देने के पश्चात यदि वेग न आ रहा हो तो पुनः 25 ml एरंड तेल सुकोष्ण जल से देना है। विरेचन कफांत श्रेष्ठ है, परंतु सम्यक विरेचन के बाद भी वेग रुक नहीं रहा हो तो बार बार वेग आ रहा हो तो कर्पूर रस 60 mg, प्रवाल पिष्टी 250 mg शुद्ध क्या करना है शहद के साथ में देना है। यदि फिर भी ना रुक रहा हो तो डीएनएस आदि दे सकते हैं, परंतु ऐसा कभी कम ही होता है। ठीक है, सॉरी ऐसा कभी होता नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर विरेचन कल्प का सेवन, तो सम्यक स्नेहन स्वेदन पूर्व रात्रि में सुपाच्य लघु उष्ण भोजन किए हुए व सम्यक निद्रा लिए हुए रोगी को प्रातः 8 से 9 बजे स्वास्तिक वचन कर विरेचन औषध पिलाना है। तो सम्यक स्नेहन स्वेदन पूर्वक रात्रि में सुपाच्य लघु उष्ण भोजन किए हुए व सम्यक निद्रा लिए हुए रोगी को प्रातः 8 से 9 बजे तक स्वास्तिक वचन कर विरेचन औषध पिलाना है। वेग का निर्धारण, जितनी बार मल की प्रवृत्ति हुई वही वेग है, अर्थात गुदा मार्ग से जितना बार मल प्रवृत्ति हुई है वही वेग है। जैसे कि उत्तम में वेग 30 होते हैं, मध्यम में 20 होते हैं और हीन में 10 होते हैं। कफांत अंतिम लक्षण है। वेगों की संख्या रोगी स्वयं करता है, इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि रोगी को वेग से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करें। यदि वमन की इच्छा हो विरेचन कल्प पिलाते ही यह एक सामान्य उपद्रव है तो शंख मर्म को उत्प्रेरित करें।
सुगंधित द्रव्य, इलायची आदि दें। यदि वमन हो ही गया तो रोगी को कुछ देर आराम से बिठा करके कुछ समय पश्चात पुनः कल्प का प्रयोग करें। सुबह भूख लगे तो विरेचन कर्म से पूर्व सुबह खिचड़ी दे सकते हैं। फिर वेग के आने का समय, तो वेग के आने का समय बोले हैं कि विरेचन कल्प पिलाने के पश्चात सामान्यतः 2 या 2.5 घंटे में वेग आना प्रारंभ हो जाता है। यदि कल्प 9 बजे दिया है तो 12 से 12:30 बजे तक वेग प्रारंभ हो जाता है। यदि इतने समय में वेग ना आए तो एरंड तेल सुखोष्ण जल से पुनः पिलाते हैं। यदि इसके बाद भी वेग नहीं आए तो इच्छाभेदी रस सामान्य जल के साथ में देते हैं। विरेचन की प्राप्ति पूरे दिन रहती है। इस दौरान रोगी को थोड़ा थोड़ा उष्ण जल देते रहते हैं। सामान्यतः इस प्रक्रिया के दौरान अग्निमांद्यता होने से रोगी को भूख नहीं लगती परंतु थकान महसूस करता है, तो सुखोष्ण जल के साथ ORS मिला करके देते हैं। सम्यक विरेचन का क्या लक्षण है? तो सम्यक विरेचन का लक्षण है कि शरीर में लघुता का अनुभव होता है, ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय प्रसन्न हो जाती है, स्रोतसों की क्या है शुद्धि हो जाती है, रोगों का उपशमन हो जाते हैं, क्रमशः मल, फिर पित्त, फिर कफ व वायु का निर्गमन हो जाता है। तो ये सम्यक विरेचन का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ना वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो देख लेते नहीं। थैंक यू।